नमस्कार अभ्यर्थियों, अपन ने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने सबसे पहले डिवाइड किया था 4 प्रकारों के रूप में। सबसे पहले हमने देखा था पश्चिम मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। कौन कौन से युग में बनी, किस कालक्रम या कौन से पेंजिया के किस भाग का विभाजन है, इसको देखा हमने। इसके बाद पश्चिमी मरुस्थल का हमने 2 भागों में डिवाइडेशन किया 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर। एक था शुष्क मरुस्थल, दूसरा था अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल के डिवाइडेशन के बाद हमने देखा था कि पश्चिमी मरुस्थल का जो शुष्क वाला भाग है उसके अंदर कहाँ कहाँ बालू का स्तूप बनते हैं और कहाँ कहाँ बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, उसको अपन ने देखा। इसके बाद हमने डिवाइडेशन किया था जहाँ जहाँ बालू का स्तूप बन रहे हैं वहाँ कौन कौन सी आकृतियाँ बन रही हैं, जहाँ बालू का स्तूप नहीं बन रहे हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो साथियों, आज उसी से आगे के क्रम में हम चलेंगे। वापस से देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल में भी 2 पार्ट में हमने बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क के अंतर्गत शुष्क मरुस्थल में हम वही टॉपिक वापस स्टार्ट कर रहे हैं, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। तो उसमें से हम प्रमुख बालू का स्तूपों के नाम लिख लेते हैं: अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान और सीप। तो आइए सबसे पहला बालू का स्तूप अपन क्लियर करते हैं, अनुदैर्य प्रकार का बालू का स्तूप। देखिए, ये बाय द वे आपको एक चीज़ मान लेनी है कि ये एक डिब्बा नहीं है, ये एक पश्चिमी मरुस्थल का कोई एक सब पार्ट है और उस पार्ट के अंतर्गत इस तरीके से कोई वायु चल रही है और ये वायु की दिशा इस तरीके से चल रही है। सबसे पहली बात, अनुदैर्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्य को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं पवन के समानांतर। पवन के समानांतर, पवन के समानांतर, या फिर इसको ये कह सकते हैं पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप। देखिए, हम देखते हैं कि किसी एक स्थान से मिट्टी या रेत के कटाव को उस स्थान पर अपर्दन कहते हैं, जबकि जिस स्थान पर ये मिट्टी और रेत के कण गिर रहे हैं वहाँ के लिए निक्षेप होता है, वहाँ जमाव होता है, और उसी जमाव या निक्षेप के परिणाम स्वरूप क्या बन रहे हैं, अनुदैर्य प्रकार के बालू का स्तूप बन रहे हैं। तो देखिएगा, अनुदैर्य बालू का स्तूप में हम देख रहे हैं कि बाय द वे ये वायु की दिशा है और इस वायु की दिशा के अनुरूप बहुत सी मात्रा में रेत के कण उड़ रहे हैं, और उस स्थिति में यहाँ पर कुछ कारण आ जाएंगे, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर यह देखना है कि वायु की गति का मंद होना, वायु की गति का क्या होना, मंद होना या धीमा हो जाना। साथियों, हम देखते हैं कि बहुत स्पीड से अगर कोई पवन चल रही है तो वो ज़्यादा मात्रा में रेत के कण उड़ाएगी, किंतु बाय द वे उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो रेत के कण धीरे 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 नीचे की ओर गिरने लगेंगे, और ऐसी स्थिति में कुछ इस तरीके से रेत का जमाव होगा, जिसमें 2 ढाल होंगे, उत्तल ढाल और अवतल ढाल। और इसी तरीके से उत्तल और अवतल ढाल को लिए हुए पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप या अनुदैर्य प्रकार के बालू का स्तूप कहते हैं। इसके आगे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस तरीके के बालू का स्तूप कहाँ पर मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जहाँ रेत की मात्रा अधिक होगी, कहने का तात्पर्य चारों ओर से बहुत बड़ा मरुस्थल और उस मरुस्थल के बीच वाले भाग में रेत की मात्रा अधिक होती है, और जो मरुस्थल रेतीला अधिक हैं उसको हम ईर्ग कहते हैं। तो ईर्ग प्रकार के या संपूर्ण रेतीले मरुस्थल में हमें कौन से बालू का स्तूप ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अनुदैर्य प्रकार के। और ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति कहाँ पर हो रही है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत। तो इस तरीके से बाय द वे जैसलमेर न पूछा जाए और आपको ये पूछ लिया जाए कि ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान में यहाँ पर पाकिस्तान और राजस्थान की जो सीमा है, रेड क्लिप रेखा, उसके समानांतर कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना है, अनुदैर्य प्रकार के बालू का स्तूप। इस तरीके से आपका अनुदैर्य प्रकार का बालू का स्तूप क्लियर है। दूसरी बात देखते हैं, अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में भी वही स्थिति, वही मरुस्थल और वही पवन की दिशा।
ये पवन की दिशा है, वायु की दिशा है, और यहाँ पर हो रहा है अनुप्रस्थ शब्द का मीनिंग समझना है। अनुप्रस्थ शब्द का मीनिंग होता है समकोण, और समकोण के पीछे या समकोण के अनुरूप, जिसको हम इसके दूसरे नाम के रूप में बोलते हैं समकोणिक बालुका स्तूप। तो समकोण पर क्या हुआ, बाधा आ रही है, हवा की दिशा के समकोण पर क्या हो रही है, बाधा। तो यहाँ पर कारण हो जाएगा समकोण पर बाधा, वायु की दिशा के किस पर बाधा हो गई, समकोण पर बाधा। अब वायु की दिशा के समकोण पर जब बाधा आती है तो ऐसी स्थिति में ये रेत के कण पीछे की ओर गिर जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पंछी, नदियाँ और पवन को कोई नहीं रोक पाया है। कोई रोक पाया है क्या? तो इस तरीके से ये पवन तो जाएगी, लेकिन ये रेत के कण पीछे की ओर जमा होते जाएंगे, और ऐसी स्थिति में इस तरीके के बालुका स्तूप को हमने क्या नाम दे दिया, अनुप्रस्थ प्रकार का बालुका स्तूप। इस बालुका स्तूप की बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, तो सर्वाधिक ये मिलते हैं जोधपुर जिले में। अब जोधपुर में सर्वाधिक क्यों मिले, उसके पीछे भी हमें जानकारी लेनी है, क्योंकि संपूर्ण मरुस्थल के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में पूरा का पूरी रेतीला भाग होता है, जिसे आप और हम ईर्ग कहते हैं, जबकि मरुस्थल के किनारे वाला भाग हम देखते हैं कि मरुस्थल का जो बाहरी भाग हैं, इस बाहरी भाग के अंदर कुछ वृक्ष भी मिलेंगे, कुछ झाड़ियाँ भी ज़्यादा मिलेगी, चट्टानें भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में ये समकोण की जो स्थितियाँ हैं, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वृक्षों की कतार हो, वो सारी चीज़ें हमें मरुस्थल के बाहरी भागों में मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो बालुका स्तूप हैं वो कहाँ पर बनेंगे, मरुस्थल के बाहरी भाग में, मतलब मरुस्थल की परिधि वाले क्षेत्र में कौन से बालुका स्तूप बनेंगे, अनुप्रस्थ प्रकार के बालुका स्तूप। तो साथियों, आप सभी को समझ में आया होगा कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप को हमने दूसरा नाम दिया समकोणिक बालुका स्तूप। पवन की दिशा वही थी, मरुस्थल आपके सामने है, और इसके सामने यहाँ पर समकोण पर बाधा आई है, इसलिए हमने इसका दूसरा नाम ये रखा। कारण ये अनिवार्य रूप से यही कारण हो, तब जाके ही हम कह सकते हैं कि ये बालुका स्तूप कैसा बना, अनुप्रस्थ प्रकार का बालुका स्तूप बना। जानकारी के लिए हमने ये भी देखा कि इस तरीके के बालुका स्तूप हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मरुस्थल के बाहरी भागों में। आगे बात करते हैं बरखान। मित्रों, बरखान का दूसरा नाम बरछान भी देखने को मिलता है, और इसका अर्थ होता है नव चंद्र। आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो नव चंद्र हैं वो तुर्की भाषा का शब्द हैं, और वर्ल्ड लेवल पर बरखान जो आते हैं, सर्वाधिक मिलते हैं, वो तुर्कमेनिस्तान में बनते हैं। हम राजस्थान लेवल पर जानकारी के लिए पढ़ेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान के अंदर यही प्रकार का मरुस्थल है, समकोण पर कुछ बाधा नीचे की ओर हैं। यहाँ पर पवन की गति बहुत ही ज़्यादा है, पवन की गति क्या है, बहुत अधिक हैं, और ऐसी स्थिति में ये घुमंदाकार चाहे अर्धचंद्राकार रेत के कण जमा हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के कण जमा हो जाते हैं, चूंकि इसको अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी इसीलिए कहते हैं। दूसरी बात, पवन की गति अधिक है, इसलिए ये सबसे तेज बनेंगे, और सबसे तेज क्या होंगे, गति करेंगे। तो हम कहेंगे सर्वाधिक भ्रमणशील बालुका स्तूप कौन से हो गए, बरखान प्रकार के बालुका स्तूप। सर्वाधिक भ्रमणशील हैं तो सबसे तेज गति से बनेंगे, और तेज गति से बनते बिगड़ते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे सर्वाधिक हानिकारक बालुका स्तूप भी कौन से होंगे, बरखान प्रकार के बालुका स्तूप। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी समकोण हैं, लेकिन ये समकोण कम ऊंचाई को लेकर हैं, और पवन की दिशा इस तरीके से ज़्यादा ऊंचाई को लेकर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बरखान बना है। अब हम बात करते हैं कि जहाँ जहाँ अनुप्रस्थ प्रकार का बालुका स्तूप होगा, उसी जगह पर कौन से बालुका स्तूप देखने को मिलेंगे, बरखान प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलेंगे, बशर्ते हवा की गति अधिक होनी चाहिए।
तो ऐसी स्थिति हम देखते हैं कि आप सभी ने याद कर रखा होगा कि गंगानगर, चूरू और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आंधियां सबसे ज़्यादा चलती है और इन्हीं आंधियों की चपेट में सबसे ज़्यादा बरखान भी वहीं पर बनते हैं। और हम बात करते हैं कि सर्वाधिक कहां पर बनेंगे, तो क्षेत्र पूछे तो शेखावटी लिखना है, नदी पूछे तो घग्गर लिखनी है और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो चूरू करना है। इस तरीके से आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। बरखान जिसे बरचान या नवचंद्र कहते हैं, आकार अर्धचंद्राकार हो गया। ये भी हवा की अधिक गति के कारण बने हैं, सर्वाधिक भ्रमणशील भी हैं और सबसे हानिकारक प्रकार के बालू का स्तूप भी हैं। और राजस्थान में इन बालू का स्तूपों में अगर जो प्रश्न आया है तो 100 में से 90 प्रश्न बरखान को लेकर पूछे गए। अब तक का ये स्थितियाँ हमारे सामने देखने को मिलती है। एक बालू का स्तूप की बात करते हैं, सीप प्रकार का बालू का स्तूप। ये लगभग बरखान और उससे ही विकसित माना जाता है। ये बरखान प्रकार का बालू का स्तूप है और ऐसी स्थिति में इस बरखान प्रकार के बालू का स्तूप में हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि विपरीत दिशा से आने वाली पवन, विपरीत दिशा से आने वाली पवन, यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि जब बरखान बन चुका है तो मरुस्थलीय स्थिति में यहाँ पर विपरीत दिशा से इस तरीके से चक्रवातीय पवनें चलती हैं, जिसको मरुस्थल या जैसलमेर परिक्षेत्र में भभुल्या कहते हैं। यह भभुल्या अपने आप में एक छोटे लेवल का चक्रवात है। तो ऐसी विपरीत दिशा में चक्राकार हवाओं के माध्यम से घूमते हुए ये इस भाग को उड़ा दिया जाता है और बाद में शेष भाग रहता है इस तरीके से, जिसको कहा जाता है सीप। तो हमें ध्यान रखना है सीप के बारे में क्या प्रश्न बना है अभी तक। तो सीप का हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि इसका ढाल क्या है। सीप का ढाल देखिएगा, ऊपर देखिएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और नीचे देखिएगा सीप। कुछ कुछ समानता देखने को मिल रही है आपको। और समानता के अंदर देखिए ये खड़ा ढाल है, इधर भी लगभग खड़े ढाल के आकार का ही है और इसी ढाल को हमने क्या कहा था, अनुप्रस्थ ढाल। तो देखिएगा साथियों, सीप जब भी ढाल को लेकर आए तो आपको क्या करना है, अनुप्रस्थ ढाल ही करना है, अनुप्रस्थ ढाल करना है। कोई कुछ भी कर दे या कुछ भी कह दे, लेकिन आपको मैं जो कह रहा हूँ वही करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ प्रकार का ये प्रश्न पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, जो अमूमन कम लोगों का ध्यान इस ओर जा पाता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि किस दिशा में हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके के वर्तमान कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर सेटर व्यू रखते हैं। वो सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। तो हमें थोड़ा पढ़ने के तरीके में भी चेंजेस लाना होगा, जो आपको समय के साथ लगातार जानकारी मिलती रहेगी। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। बालू का स्तूप युक्त के अंतर्गत 4 प्रकार के बालू का स्तूप पढ़े। उसमें से वापस से मैं बताऊं कि बरखान का जो ढाल है, इसका जो ढाल है वो ढाल कैसा है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण था। तो इसका ढाल कैसा हो गया साथियों, इसका ढाल हो गया अनुदैर्घ्य, क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हैं लगभग समान प्रकार के दिख रहे हैं, अनुदैर्घ्य प्रकार के दिख रहे हैं। जबकि इसका ढाल जो अनुप्रस्थ है, सेम टू सेम इसका भी अनुप्रस्थ है और विपरीत दिशा से आने वाली वायु से बना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे के क्रम में हम देखते हैं अगला प्रकार का बालू का स्तूप। अगला बालू का स्तूप है हमारा पैराबोलिक। पांचवें क्रम का बालू का स्तूप हम देखेंगे पैराबोलिक। अब देखिए यहाँ पर एक है पैराबोलिक और एक है तारेनुमा और एक है नेबका। देखिएगा क्या स्थितियां हैं, दोनों लगभग समानांतर स्थितियां हैं तीनों की।
पैराबोलिक बालू का स्तूप जो हैं, चूंकि हम देखते हैं कि मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं, ज़ीरोफाइट या मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और ऐसी स्थिति में मरुस्थल में आपको क्या मिल रही हैं, झाड़ियाँ मिल रही है। अब ये कोई झाड़ी है और रेत बहुत स्पीड से आ रही है। इस झाड़ी के ऊपर संपूर्ण रूप से इस झाड़ी को रेत के कणों के द्वारा घेर लिया गया है या ढक दिया गया है। तो यहाँ पर दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये झाड़ी नहीं है, ये रेत ही आकार बनाकर खड़ी है। तो झाड़ियों पर निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो साथियों ध्यान रखना है, पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप कहलाएंगे, झाड़ियों पर निर्मित। उसी का अगला क्रम हम देख रहे हैं कि ये सबसे विवादित स्थिति है। ये झाड़ी है, इस झाड़ी के ऊपर रेत के कण आकर जमा हो गए हैं और हमारे लिए एक पॉइंट ये रखना है कि बालू का स्तूप जो है ये एक स्थायी है या अस्थायी। तो बालू का स्तूप पूर्ण रूप से अस्थायी आकृति हैं, बनती और बिगड़ती रहती हैं, ये स्थायी किसी एक जगह पर नहीं रहती हैं। और ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि ये स्थायी नहीं है और इसका मतलब यहाँ से रेत के कण नीचे भी गिरेंगे। बाय द वे ये इस तरीके से पूरा का पूरा रेत के कणों से घेर लिया गया है और इसके अंदर बड़ी टहनियाँ जो हैं उस टहनियों पर तो कुछ समय रेत के कण रहेंगे लेकिन छोटी टहनियों पर नहीं रहेंगे। और एक समय में ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे तारे ज़मीन पर आ गए हैं, जैसे तारे ज़मीन पर आ गए हैं। और इस कारण इस बालू का स्तूप को हम क्या कहते हैं? तारेनुमा बालू का स्तूप। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो हमें लिखनी होगी पैराबोलिक बालू का स्तूप के अपर्दन से निर्मित, अपर्दन से निर्मित। अब देखिए, हमने सबसे पहले बात की थी कि बालू का स्तूप कैसे होते हैं? निक्षेपात्मक, मतलब रेत के कण नीचे गिर रहे हैं उससे ही बालू का स्तूप बन रहे हैं। अभी तक हमने ये व्यू देखा था, लेकिन तारेनुमा बालू का स्तूप में हमें जानकारी मिलती है कि ये अपर्दन से बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर कई भूगोलवेत्ता मतांतर करते रहते हैं। हम दूसरे व्यू में इसको ये भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से झाड़ी ढकी उससे पहले भी मोटी टहनियों पर रेत के कण जमा हुए होंगे और पहले तारेनुमा बना, इसके बाद पैराबोलिक बना। हुआ जो भी हो, हमें ध्यान रखना है कि झाड़ियों पर निर्मित बालू का स्तूप पैराबोलिक और झाड़ियों पर निर्मित तारेनुमा बालू का स्तूप यहाँ पर पैराबोलिक के अपर्दन से निर्मित होते हैं। तो जब कभी कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए तो अपर्दन से निर्मित बालू का स्तूप कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है। मैं आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर ला रहा हूँ कि बालू का स्तूप होते हैं, ध्यान से देखना, बालू का स्तूप होते हैं। मेरे इतना पढ़ाने के बाद क्या स्थिति आपके सामने आएगी? तो मैं एक प्रश्न आपके सामने सिंपल वे में ला रहा हूँ कि बालू का स्तूप होते हैं निक्षेप जनित, अपर्दन जनित, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? सोच लीजिए। बालू का स्तूप होते हैं निक्षेप जनित, अपर्दन जनित, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। जब तक मैं आपको पैराबोलिक पढ़ा रहा था तब तक आपके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज्ञान अधिक होगा उतने कन्फ्यूज़न अधिक होंगे, लेकिन ज्ञान अगर सही होगा तो कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, बालू का स्तूप कैसी आकृतियां हैं, अगर प्रश्न आए तो हमें दोनों नहीं करना है। हर हाल में ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, निक्षेप जनित ही करना है। इस पर कोई भी फाइनल यहाँ पर लोग एक मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करेंगे, उत्तर निक्षेप जनित करेंगे। तो ये जानकारी के लिए था आपके। आगे बात करते हैं नेपखा प्रकार का बालू का स्तूप। नेपखा प्रकार के बालू का स्तूप में क्या है कि ये कोई मरुस्थल की झाड़ी है और उस झाड़ी के पीछे भी कुछ बालू का स्तूप बनते हैं। ये बाय द वे झाड़ी हो गई और उस झाड़ी के पीछे भी रेत के कण जमा हो जाते हैं। ऐसे बालू का स्तूप को कहते हैं नेपखा प्रकार के बालू का स्तूप। तो ये कहाँ पर बने, झाड़ियों के पीछे। तो देखना यहाँ पर कारक का अंतर है, झाड़ियों के पीछे और झाड़ियों
पर बने बालू का स्तूप, तो आपको ध्यान रखना है कि नेपखा प्रकार के बालू का स्तूप झाड़ियों के पीछे बन रहे हैं। और अभी हमने देखा कि कोई झाड़ी है तो उसका तना समकोण होगा, और समकोण पर बने इसका मतलब नेपखा का भी ढाल कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 360 डिग्री सोचते हुए हमको अध्ययन करना है। केवल हम एक ही व्यू रखेंगे तो यहाँ पर सफलता उतनी नज़दीक नहीं रहेगी, लेकिन मान के चलिए कि हम बिल्कुल सही वे में और सही तरीके से चल रहे हैं। मैं ज़ीरो से लगा के आपको टॉप तक ले जाऊंगा और टॉप बना देंगे अपन, लेकिन उससे के लिए जुड़े रहिए और कमेंट में आप प्रश्न भी पूछते रहिए। तो देखिएगा, हमने एक पार्ट देखा बालू का स्तूप का। एक बालू का स्तूप हमारा रह जाता है कि यहाँ पर एक प्रकार का और बालू का स्तूप है जो एलडीसी जैसी भर्ती में अभी लास्ट टाइम पूछा गया। क्या प्रश्न था कि नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ है। नेटवर्क बालू का स्तूप, एक शब्द समझना। नेटवर्क बालू का स्तूप अपने आप में अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप ही होते हैं, लेकिन बालू का स्तूप की एक श्रेणी, एक क्रमबद्धता होती है, और क्रमबद्ध बालू का स्तूप को हम नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप कहते हैं। और ये बालू का स्तूप आपको मिलेंगे हनुमानगढ़ और चूरू। और ऐसी स्थिति में इसका उत्तर गग्गर बेसिन उस एग्जाम के अंदर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तरी भाग में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एक तरीके से अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूपों के समतुल्य होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, नेटवर्क मतलब श्रृंखलाबद्ध, नेटवर्क का मतलब एक क्रमबद्ध हो गया। तो ये नेटवर्क प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलेंगे, हनुमानगढ़ और चूरू। एक प्रश्न अभी रिटर्न आरएस के अंदर पूछा जाता है कि ढांड या तली क्या होता है, छोड़ दिया जाता है 20 शब्द या 15 शब्द में लिखिए। ढांड या तली क्या चीज़ है। तो इसके लिए हमें थोड़ा पढ़ने का तरीका भी नायाब करना चाहिए, हमें आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स को टटोलना चाहिए। ढांड या तली की बात करें तो हम देखते हैं कि दो कोई अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप है। समझिएगा, दो कोई अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप है, और उस अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप के मध्य का जो भूभाग है, उस भूभाग को हम ढांड या तली कहते हैं। समझ लेना, अनुदैर्घ्य प्रकार के दो बालू का स्तूप और उसके मध्य समतल भूभाग, कैसा, समतल भूभाग, और इस समतल भूभाग को हम ढांड या तली कहते हैं। तो ये आपको लैंग्वेज में ध्यान रखना है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के मध्य समतल भूभाग को जैसलमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ढांड या तली कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है शुष्क मरुस्थल के अंदर, जहां बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट्स भी बनाते रहिएगा। अब अपन चलते हैं, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करें। पश्चिमी मरुस्थल में जहां बालू का स्तूप नहीं बनते हैं वहां क्या स्थितियां हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क, और शुष्क मरुस्थल में भी जहां बालू का स्तूप युक्त था वो क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया। अब आगे, जहां बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं, जहां बालू का स्तूप नहीं बन रहे हैं, वहां की क्या स्थितियां हैं, तो उसको अपन देखें। मैं सबसे पहले मैप पर चलेंगे और बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन यहां पर बन रही हैं। जहां बालू का स्तूप नहीं है वहां क्या स्थितियां हैं, और ऐसी स्थिति में सबसे पहले मुझे जिक्र करना होगा हमारे चार्ट के मुताबिक सीज क्षेत्र का। सीज साथियों, क्या है सीज, हम सभी देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान में लाइए, एक स्थान है फलोदी। पश्चिमी मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को। ये देखिए, एक त्रिभुज आकार विकसित हो गया है। यहाँ पर पोखरण देख लेते हैं, यहाँ पर बालोतरा और फलोदी। इस तरीके का ये भूभाग ऐसा है,
कि जहाँ पर एक पूरा चट्टानी भूभाग है, जहाँ रेत की मात्रा कम है, जो ज़्यादा तप जाता है, जो ज़्यादा खुला आकाश रखता है। पहले तो हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि इस भूभाग में कैसा स्थिति है, चट्टानी स्थिति है। चट्टानी भूभाग का तात्पर्य ये होगा कि संपूर्ण, पत्थर का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे टुकड़े, जहाँ नंगे पैर चलना मुश्किल हो वो पथरीला होता है। इसके आसपास ये छोटे छोटे पथरीला भूभाग पाया जाता है। और एक ऐसा भूभाग होता है जो चट्टान, संपूर्ण संगठित चट्टान होती हैं, उस चट्टान कहते हैं संगठित पत्थर को। और इस चट्टानी भूभाग को हम्मादा मरुस्थल के नाम से संबोधित करते हैं। साथियों, हम्मादा शब्द जो हैं वो अफ्रीका मरुस्थल से लिया गया शब्द हैं और ये चट्टानी भूभाग के समतुल्य प्रयुक्त होता है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर ये पथरीला क्षेत्र है। पथरीला का मतलब ऐसा हुआ कि छोटे छोटे पत्थर हैं, जहाँ बिना चप्पल के या बिना जूतों के चला नहीं जा सकता, इसे पथरीला भूभाग हैं। तो इस पथरीले भूभाग को अपन देखें तो जैसलमेर में एक स्थान है रामगढ़ और एक स्थान है लोदरवा। रामगढ़ से लोदरवा के बीच में ये पूरा पथरीला जो मरुस्थल हैं उसको क्या कहते हैं, रेग मरुस्थल कहते हैं। हालांकि ये शब्द बाहर के हैं, हमें पथरीला मरुस्थल पूछा जाए तो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, रामगढ़ से लोदरवा के मध्य। तो पथरीला मरुस्थल यहाँ क्लियर हो जाता है। पथरीला मरुस्थल में यहाँ हम देखते हैं कौन से 2 स्थान है, तो जैसलमेर के रामगढ़ से लोदरवा तक सर्वाधिक विकसित है। अब जो मेन मुद्दा था वो हमारा ये था कि सीज क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि साल के 365 में से 330 दिन यहाँ पर आकाश क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। 330 दिन में आकाश स्वच्छ रहा, इसका मतलब सोलर ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। जब सोलर ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। और आप और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान अभी सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है। तो सौर ऊर्जा, यहाँ पर जो भी सौर ऊर्जा के उपक्रम स्थापित होंगे भारत सरकार द्वारा, वो इस प्राथमिकता को लेकर हैं कि यहाँ पर 365 में से आकाश 330 दिन स्वच्छ होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाना सुविधाजनक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन किन जिलों में है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जिले हमको ध्यान रखने हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। इस तरीके से इन 3 जिलों के अंदर हमें ध्यान रखना है कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन फॉर सीज स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रख लिए। दूसरा चट्टानी भूभाग ध्यान रखा और तीसरा पथरीला या रेग मरुस्थल ध्यान रखा। तो इस तरीके से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। नोट्स भी बनाते रहिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। रिवीजन भी करते रहिए। प्रश्न भी पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट अपन ने सीज को लेकर देखा। अब देखिए, जहां बालू का स्तूप नहीं बन रहे वहां अपन घूम रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, लाठी सिरिंज क्षेत्र। लाठी सिरिंज क्षेत्र समझिएगा, इसको हम मैप पर ही चलते हैं। देखिएगा, राजस्थान में जो जोधपुर हैं, उस जोधपुर में 1959 में स्थापना की जाती है काजरी की। 1959 में काजरी की स्थापना की जाती है जोधपुर में। और इसकी स्थापना के पीछे का जो मुख्य लक्ष्य होता है, पहले तो इसका वर्गीकरण करेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। यहाँ शुष्कता ज़्यादा है, तो इस शुष्कता के अनुसंधान के लिए काजरी क्षेत्र की स्थापना की गई थी। और इन्हीं काजरी के वैज्ञानिकों ने
2006 में जाकर जैसलमेर और मोहनगढ़ के मध्य एक क्षेत्र की खोज की, जिसको हम क्या मानते हैं, लाठी सीरीज क्षेत्र। तो क्या है, आइए जानते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है। तो ये रेड क्लिप रेखा है, हम जानकारी लेंगे। ये रेड क्लिप रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाता है, भारत और पाक के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये लाठी सीरीज क्षेत्र जो हैं वो वास्तव में क्या हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ये भूमिगत रूप से मीठा जल है और मरुस्थल में भूमिगत रूप से मीठा जल मिला, इसका मतलब अपने आप में ये अनुपम है। देखिएगा, हम ध्यान रखते हैं कि गंगा, जमुना, सरस्वती, वैदिक नदियों के नदीतमा सरस्वती की बात करें तो माना जाता था कि सरस्वती नदी इस तरीके से बहती थी, और उस सरस्वती नदी के बहने का प्रमाण हमें इन वैज्ञानिकों की खोज ने पुनः दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये भूमिगत रूप से आज भी बह रही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, ये मीठे जल के पट्टे जो हैं 80 मीटर की लंबाई और 60 मीटर की चौड़ाई में मिलती हैं, जो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये जैसलमेर से लगाकर मोहनगढ़ के मध्य स्थित एक भूगर्भिक जल पट्टी है जहाँ मीठा जल मिला है। और ये क्षेत्र ऐसा है जो काफ़ी घासों का उत्पादक क्षेत्र रहा है, जिसमें हम देखते हैं सेवण घास, जिसमें हम देखते हैं धामण घास, जिसमें करड़ और तरड़गम, ये कुछ घासें यहाँ पर उगाती है। थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं कि सेवण घास को खिलाया जाता है थारपारकर नस्ल को, क्योंकि थारपारकर का भोजन है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम देखें तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी हैं गोडावन, इस गोडावन के अंडे जो हैं, या गोडावन पक्षी जो अंडे देता है वो यहाँ देती है, इसलिए इसको गोडावन की प्रजनन स्थली कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रजनन स्थली। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा माइंड उस हिसाब से ढल जाता है कि कुछ शब्द देखने के बाद तुरंत उत्तर तक पहुँचता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान रखना है कि गोडावन शब्द देखा मतलब डायरेक्ट सेवण आ जाता है, लेकिन गोडावन की शरण स्थली अगर पूछी जाए तो शरण स्थली आपको क्या ध्यान रखनी है मित्रों, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर आपको इसको पूरा प्रश्न को आप ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शरण स्थली गोडावन की राष्ट्रीय मरु उद्यान जो बाड़मेर और जैसलमेर जिले में है, जबकि गोडावन की प्रजनन स्थली जो हैं वो हम कौन सी घास को कहते हैं, सेवण घास को कहते हैं। इसके बाद धामण घास आती है। इस धामण घास से मधुमेह या डायबिटीज़ का इलाज भी किया जा रहा है। बाकी सारी घासें हमारे इस मरुस्थल में मिलती है। तो हमारा जो मेन टॉपिक था लाठी सीरीज क्षेत्र, 1959 में काजरी के वैज्ञानिकों या काजरी संस्थान की स्थापना हुई। उनके वैज्ञानिकों ने सन 2006 फरवरी में इस स्थान की खोज की। ये स्थान वास्तव में क्या है, तो भूमिगत मीठे जल के भंडार हैं। जब भूमिगत मीठे जल के भंडार हैं तो हमें कौन सी नदी के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत होता है, सरस्वती नदी के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत होता है। फिर बात करते हैं सेवण। तो सेवण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पौष्टिकता की अधिकता के कारण हम थारपारकर की नस्ल या थारपारकर गाय की नस्ल का भोजन इसे कहते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लाठी सीरीज के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है खड़िन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खड़िन। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, खड़िन क्या चीज़ है। देखिए, ये एक प्राचीन जल संरक्षण की पद्धति है, और प्राचीन जल संरक्षण पद्धति की बात करें तो 14वीं से 15वीं सदी के दौरान जैसलमेर के अंदर एक ब्राह्मण जाति रहती थी, जिसको कहते थे पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित एक ऐसी
जल संरक्षण पद्धति हैं जिसमें दो ओर से यदि कोई पहाड़ी भूभाग हो या अवरोधक स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में बीच में एक बांध, जिसको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में पाल कहा जाता है, तो इस पाल या बांध के माध्यम से वर्षाकालीन जल को रोकने की एक तकनीकी या पद्धति रही है। जब वर्षाकालीन जल यहाँ पर रुक रहा है, ऐसी स्थिति में वर्षाकालीन जल सूखने के तुरंत बाद शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है और शीत ऋतु में होने वाली फसल को हम क्या कहते हैं, रबी की फसल। तो इस रबी की फसल के बारे में अगर देखें तो क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के साधनों का अभाव है और बिना सिंचाई के इस वाले भूभाग में रबी की फसल की जाती हैं और इसीलिए ये खड़ीन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है। तो खड़ीन एक प्राचीन जल संरक्षण पद्धति हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर कौन सी फसल ली जाएगी, रबी की फसल। और रबी की फसल कैसे ली जाएगी, तो बिना सिंचाई के, ये ध्यान रखना आपको। सेम स्थिति में हम चौथा वर्ड देखते हैं, बालसन शब्द देखते हैं। अब देखिए, बालसन को देखने से पहले एक आपको अवशिष्ट पर्वतमाला की स्थिति दिखाएंगे और उससे आपको बालसन समझ में आएगा। तो देखिए, एक पर्वतमाला है, बाय द वे कोई ये अरावली पर्वतमाला है जिसकी उद्भव के समय 5000 मीटर ऊंचाई थी, लेकिन बाद में बाहरी उपक्रम आए, बाह्य अपर्दनकारी प्रक्रम आए, चाहे वो हवा हो, भूस्खलन हो, जो भी हो, लेकिन इसकी ऊंचाई लगातार क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो अपना मूल रूप में विद्यमान नहीं है, ये कैसी है, अवशिष्ट रूप में है। जो मूल रूप इसका था वो अब खत्म हो चुका है, अवशिष्ट रूप में है। तो इस मरुस्थलीय स्थिति में कुछ ऐसी अवशिष्ट पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, जैसे हम बात करें चिड़ियाटुक पहाड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग, त्रिकुट, जैसलमेर दुर्ग या नाकोड़ा पर्वत हैं, 56 की पहाड़ियां हैं, ये सभी। तो ये सभी अवशिष्ट पर्वतमालाएं हैं। तो जब मरुस्थल के अंदर हम चौथी बात करने जा रहे हैं अवशिष्ट पर्वतमाला की, तो मरुस्थल के अंदर इस तरीके की कुछ अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत पर जब वर्षाकालीन जल आता है, समझिएगा, जब यहाँ पर वर्षाकालीन जल आता है तो इस अवशिष्ट पर्वतमाला से बहुत तेज गति से ये पानी नीचे की ओर गति कर रहा है। जब इस पर्वत की तलहटी में बहुत बड़े बड़े कंकड़ जमा हो जाते हैं जो जल के द्वारा तेजी से अपर्दित करके लाए गए हैं। तो इस यहाँ पर अंदर से पानी का बहाव रहेगा, भूमिगत या अदृश्य रूप में पानी नीचे की ओर बह रहा है, लेकिन ऊपरी भूभाग के अंदर यदि देखा जाए तो ये भांबर तुल्य शब्द हो जाएगा, ये भांबर मैदान तुल्य हो जाएगा, जिसको राजस्थान में कहा जाता है बजादा। तो देखना, पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर का जमाव, क्या समझना अपन को, पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर का जमाव। पर्वतपदीय क्षेत्र में जो कंकड़ पत्थर का जमाव है उसे हम बजादा कहते हैं। और यदि हम आगे की ओर अध्ययन करेंगे तो उस मैदान को हम भांबर तुल्य मैदान भी कह सकते हैं। आगे बात करनी होगी हमें कि जब ये यहाँ से मिट्टी के कण नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये मिट्टी या अपर्दित अवसाद जो हैं उसके जमा होने से ये ऐसा भूभाग का निर्माण होता है जिसका ढाल जो है वो काफ़ी मंद ढाल हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है कि मंद ढाल जो है, इस मंद ढाल का विकास होता है जिसे हम पिडमांड क्षेत्र कहते हैं। और आरएएस के अंदर एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पिडमांड क्षेत्र से प्रवाहित होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि खमनोर क्षेत्र, जहां हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध होता है, उस खमनोर क्षेत्र के अंदर पिडमांड क्षेत्र के विकास से वहां पर एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है वन की आशा, बनास। क्या नाम है? वन की आशा। तो अपन बात कर रहे थे वापस से अवशिष्ट पर्वतमाला में वर्षाकालीन जल आया, वर्षाकालीन जल से मंद ढाल का निर्माण हुआ, मंद ढाल के निर्माण को पिडमांड क्षेत्र कहा। और इस पिडमांड क्षेत्र से प्रवाहित कौन सी नदी होती है? बनास नदी। देवगढ़ जो है राजसमंद में, वहाँ पर पिडमांड क्षेत्र का विस्तार अधिक देखने को मिलता है।
इसके बाद बजादा जो हैं उस बजादों को देखें तो पर्वतपदी क्षेत्र में वर्षाकालीन जल के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर युक्त जमाव बजादा कहलाता है। बजादा के आगे के क्रम में, ज़रूरी नहीं ऐसा, लेकिन हम समझने के लिए बात कर रहे हैं कि बजादा के आगे के क्रम में यहाँ पर मरुस्थल में कुछ खड्डे वगैरह जो चाहे वायु के अपवाहन से निर्मित किए गए हैं या अन्य कोई कारण है, जो भी हो, इसके अंदर जब जल भर जाता है और ये जल रेत के अंदर उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण खारा हो जाता है और खारा हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये खारी झील बन जाती हैं। तो इस खारी झील को क्या कहेंगे साथियों? प्लाया झील कहेंगे। ये प्लाया झील कई बार 2012 और 15 में तो बहुत अधिक पूछा गया प्रश्न है, अभी अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि प्लाया जो हैं वो खारी झील हैं। ये झील अस्थायी झील हैं जो बनती और बिगड़ती रहती हैं। दूसरा प्रश्न अभी जो इसका देखा जा रहा है कि खारी झील जो है प्लाया, उस प्लाया का अपवाह कैसा पाया जाता है, उसका प्रवाह कैसा पाया जाता है। तो ये झील जो है वो अंदर की ओर भूमिगत जल हो जाता है और इसका जो अपवाह है वो अपवाह पाया जाता है केंद्रो अभिमुखी, केंद्र की ओर इसका अपवाह पाया जाता है। तो केंद्रो अभिमुखी अपवाह कौन सी झील का पाया जाता है? प्लाया झील का। दोस्तों वापस से देखते हैं अपन कि यहाँ प्लाया झील एक अल्पकालीन झील है, अस्थायी झील है। खारी इसलिए हुई क्योंकि हम पहले से ही देख चुके हैं कि हमारा पश्चिम मरुस्थल किसका अवशेष माना था हमने? टेथिस सागर का। और टेथिस सागर में किसके प्रमाण मिल रहे हैं? तो सोडियम क्लोराइड या नमकीन स्थितियाँ मिल रही है, तो वो नमकीन झील हो गई। फिर बात करते हैं इस झील के बारे में कि ये झील का अपवाह कैसा मिलता है? तो केंद्रो अभिमुखी अपवाह मिलता है। दूसरी बात अपन यहीं पर करेंगे कि ये सर्वाधिक कहाँ मिलती है, ये प्रश्न पूछा गया था। सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो पोखरण से लगाकर जैसलमेर के मध्य, पोखरण से जैसलमेर के मध्य, पोखरण से जैसलमेर के मध्य प्लाया सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसलिए हमारे पास 2-3 प्रश्न हो गए प्लाया से संबंधित। देखिए सबसे पहले प्लाया खारी झील, प्लाया अस्थायी झील, प्लाया का अपवाह केंद्रो अभिमुखी, और सर्वाधिक ये कहाँ पर मिलेगी? तो पोखरण से लगाकर जैसलमेर के मध्य। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और देखते हैं अपन। एक शब्द आपके सामने आता है बालसन। अब देखिए बालसन क्या चीज़ है। तो हमने ऊपर देखा अभी खड़िन, जिसमें कोई 2 ऐसे अवशिष्ट पर्वतमालाएं हैं और उसके बीच में बांध बना दिया और जल को संरक्षित कर दिया। ठीक इसी तरीके से कोई 2 अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप है, चाहे कोई ऐसी स्थायी स्थिति है और जिसमें बीच में ये कोई अवशिष्ट पर्वतमाला है, जैसा कि अभी अपन ने ये देखा, ये भी कोई अवशिष्ट पर्वतमाला है और ये मरुस्थलों के लगभग मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ पर वर्षाकालीन जल, या चाहे अपन ये कह सकते हैं कि ये जो प्लाया हैं वो प्लाया जब रेत के कणों से भर जाती हैं, इसके बाद उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है और एक बड़े मैदान के रूप में, एक बड़ी तल्ली के रूप में ये विकसित होता है। तो मैदान को कहते हैं अपन बेसिन। तो इस तरीके से ये जो बालसन है वो प्लाया का विकसित रूप माना जाता है, प्लाया का विस्तारित रूप माना जाता है। और इसके बारे में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न इस तरीके से आता है कि बालसन क्या है? तो बालसन एक खारी बेसिन है, ठीक है ना। बालसन क्या है? एक खारा बेसिन है या खारा मैदान है। तो यह हमको ध्यान रखना है। और ये खारा मैदान कैसे? कि यहाँ बहुत सारी जलराशि एज इट इज़ प्लाया की तरह ही विस्तृत आकार में जमा हो गई थी और ये जलराशि जब भूमिगत हो जाती हैं तो उसके बाद हम उसको कहते हैं बालसन कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। शुष्क मरुस्थल में और जानकारी अपन आगे बढ़ाते हैं। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत अब रहेगा ओनली चंदन नलकूप और कुछ जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास चंदन नलकूप। यहाँ पर अभी हमने लाठीश्री क्षेत्र देखा,
और दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है चंदन नलकूप। मैं सबसे पहले एक स्थान की बात करूंगा, तनोट, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। तनोट नाम का एक स्थान है जहाँ पर सबसे पहली बात कि यहाँ पर तनोट माता का मंदिर स्थित है। इस तनोट माता के मंदिर को हम सैनिकों की देवी कहते हैं, रुमालों की देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। इसी तरीके से तनोट के पास में ही एक चंदन गांव है जिसको चौहान गांव भी कहा जाता है। वहाँ पर एक नलकूप है और उस नलकूप की विशेषता ये है कि यहाँ पर कैसा जल मिल रहा है, मीठा जल मिल रहा है। और इस मीठे जल की, इस इतने विस्तारित मरुस्थल में मीठे जल की प्राप्ति होना अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिए इसको थार का घड़ा कहते हैं। तो हम वापस से देखेंगे कि पश्चिमी मरुस्थल में पहले कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती नदी। और इसी सरस्वती नदी के पक्ष में हमें एक प्रमाण पहले भी मिल चुका है, लाठी सिरिज क्षेत्र, और अब दूसरा प्रमाण और मिल रहा है, चंदन नलकूप। तो चंदन नलकूप सरस्वती नदी के पक्ष में प्रमाण भी प्रस्तुत हो गया। चंदन नलकूप मीठे जल के भंडार के रूप में, थार के घड़े के रूप में जानते हैं। फिर अपन देखते हैं कि तनोट के अंदर यहाँ पर एक तनोट माता मंदिर के सामने विजय स्तंभ भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम 360 डिग्री में अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, हमको चारों और यूनिवर्सल देखते हुए चलना है। तो तनोट के अंदर एक सबसे पहले राजस्थान में तेल कुआं भी जो खोदा गया था वो तनोट के अंदर ही खोदा गया था। तो इस तरीके से पूरी जानकारी हमारे सामने है। चारों ओर से तनोट जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी, जिसको सैनिकों या रुमालों की देवी कहते हैं, तनोट माता का मंदिर स्थित है। मंदिर के जस्ट सामने भारत और नापाक इरादे वाले पाक के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ स्थित है। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं भी तनोट में स्थित है और तनोट में चंदन नलकूप भी स्थित है। तो इस तरीके से ये चंदन नलकूप तक हमने शुष्क मरुस्थल को क्लियर किया है। और अब हम आगे अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल एवं उसकी विशेषताएं। इस तरीके से हमने संपूर्ण मरुस्थल के बारे में जानकारी को प्राप्त किया। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में हम चल रहे थे, जिसमें शुष्क मरुस्थल कंप्लीट होता है। अब आगे की वीडियो अपनी जारी रहेगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।